रचना 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 का ये कारवां, हर चेहरा एक दास्तां, सोचना नया राह, रचना हर एक दिल की जुबान। दूरदर्शन के माध्यम से रचना कार्यक्रम देखने वाले दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। आज ऐसी ही शख्सियत हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जिन्होंने ऐसी ही एक उड़ान भरी, श्री दिलीप कुमार पांडे जी। दिलीप जी, आपका इस स्टूडियो में आने का बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस श्रृंखला का शुरुआत मैं इसी प्रश्न से करना चाहूँगी कि आप अपने कुछ बारे में बताइए। आपका बचपन कैसे बीता, आपने कहाँ से पढ़ाई की? जी, मैं बेसिक तौर से अमेठी जी जामो सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। जी वहीं पर जन्म हुआ, वहीं शिक्षा दीक्षा हुई। मैं वहाँ पर स्नातक की पढ़ाई किया जी और उसके पूर्व मेरा बचपन ज़्यादातर ननिहाल में बीता। जी मेरे नाना जी चंद्रशेखर द्विवेदी जी एक शिक्षक थे, संगीतकार थे और अध्यात्म वेता थे। जब मैं बहुत छोटा था जी तो वो रामायण और पुराण से भरा हुआ था, तो उनका कमरा, उसके जो चित्र होते थे, कलर चित्र, जी जी उसको देखकर मैं घंटों तक निहारता रहता था। यानी कि मेरे बाल मन पर उनका प्रभाव बहुत रहा। बहुत रहा। तो आपका प्रेरणा स्रोत घर में ही से ही थे? जी। उसके बाद जो मेरा घर था, मेरे बाबा जी, उस जमाने में वो जमींदारी प्रथा थी, आतंक इतना था, दहशत इतनी थी और आपसी कलह परिवार में इतनी थी। मेरे पिताजी राजस्व विभाग में थे, जी गवर्नमेंट सर्विस में थे। चूँकि उस जमाने में बहुत अल्प शिक्षा में ही सर्विस मिल जाया करती थी। जी जी वो चूँकि सबसे बड़े थे मेरे पिताजी, जी और परिवार की पूरा 40 लोगों का परिवार था, देख रेख करते थे। लेकिन मेरे बाबा जी का आतंक इतना था, दहशत इतनी थी गांव में कि मेरे बाल मन पर उसका भी प्रभाव बहुत रहा। यानी कि यूँ कहिए कि हम अंतर्मुखी होते गए, सहमे से रहे और ये आजीवन तक, अभी तक समझिए, उसका प्रभाव मेरे कहीं न कहीं किसी कोने वही पर कहते हैं कि हम जो बचपन में हमारे पास एक बार प्रभाव पड़ जाए, वो शायद पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता जी है। जी वैसा ही है। जी जी बिल्कुल। जी, तो आपने भी वही अनुभव किया? अनुभव किया। उसके बाद 1990 में मैं इंटरमीडिएट परीक्षा पास की और एक हादसे के शिकार भी हुए। मैं दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में लगभग 3 साल भर्ती रहा। 93 में मेरी वापसी होती है। जी 93 में मैं वहाँ स्नातक की पढ़ाई फिर से शुरू करता हूँ। 96 में एमए एजुकेशन की पढ़ाई ली। फिर 2000 सन में मैं पंजाब आ गया। जी 2000 सन में पंजाब आने के बाद मैं पुनः पढ़ाई एमए फिर से आरंभ हिंदी किया। की अच्छा जी। और आकाशवाणी का कोर्स भी किया। अरे बहुत बढ़िया। और उन दिनों थोड़ा बहुत छुटपुट लेखन होते थे, छपते थे। शौक आपको शुरू से ही था? जी जी, शौक शुरू से ही था। ठीक है ठीक है। वो हस्तलिखित थी, प्रकाशित नहीं हुई, पर लिखने का शौक मन में था? मन में था जी। तो आपने एमए हिंदी की यहाँ पे यहाँ पंजाब पर में? पंजाब में। ठीक है। फिर आप उसके बाद क्या अध्ययन कर रहे थे? आप किस विषय में आगे जा रहे थे? मैं हिंदी में जा रहा था। जी मेरी पीएचडी भी शुरू हो गई थी लवली यूनिवर्सिटी से, जी लेकिन मुझे ब्रेक करना पड़ा। मेरे एक दोस्त हैं, यहाँ जलंधर से ही हैं, जी उपन्यासकार हैं, डॉक्टर अजय शर्मा। जी उन्होंने कहा, पांडे जी अब क्या पढ़ेंगे आप?
अब बच्चों को देखिए। तो जी। उनकी बात मुझे लग गई, तो मैं कहा ठीक है, अब बच्चों को ही देखना है, अब पढ़ाई क्या आगे करना। हाँ, हालांकि जिम्मेवारी आजीवन है कुछ हमारे पे। जी जी बिल्कुल। जी। तो आपका ये जो सफ़र है आपके कविता का, लेखन का, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये दरअसल शुरू तो बचपन में हो गया था। जी। हस्तलिखित कुछ प्रतियां थी मेरे पास, लेकिन विधिवत जो है कोरोना काल में, जी। उस समय मुझे याद है मेरी बहुत प्रतियां थी, रजिस्टर था, कविताएं थी, कहानी थी, लेख थे। तो डॉक्टर अनिल पांडे जी मिलते हैं। अच्छा जी। तो वो कहे नहीं, अब आपको तो प्रकाशित करना चाहिए, इसको प्रकाशन में देना चाहिए। तो वो मेरी कृतियां उठाए और 2021 में कोरोना काल के समय जब पूरा विश्व जूझ रहा था, उस समय मेरी एक पुस्तक आती है, उम्मीद की लौ। ये है बहुत बढ़िया। उम्मीद की लौ। कोविड-19 में हमारे पास कोरोना काल में आई थिंक सारे दर्शक भी हमारे इस बात से हमारे सहमत होंगे कि उस काल में बहुत लोगों ने अपनी कला को, अपनी जी। प्रतिभा को जगाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको भी समय नहीं मिलता तो शायद आप इसके बारे में नहीं सोचते। नहीं सोचते। तो ये आपकी पहली पुस्तक थी? पहली पुस्तक थी मेरी। ये किसके बारे में है? ये सामाजिक विसंगतियों जी। और समय की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की गई है। जी। अब इसमें लगभग 88 कविताएं हैं। इसमें एक छोटी बड़ी दोनों कविताएं हैं। आप अपनी और इस साहित्यिक गतिविधियों के बारे में कुछ बताएं, कुछ रोशनी डालें, क्या क्या काम किया है आपने? मेरे 3 काव्य संग्रह आए हैं। जी। एक आलोचना की पुस्तक है। आलोचना में निबंध, कहानी और लघु कथा, उपन्यास, लगभग देश से 33 जी। पुस्तकों के ऊपर मेरी समीक्षाएं, रचनाशीलता का गणित, 33 विद्वानों की किताबों पर जी। मैंने खंडवार उपन्यास, कहानी, लघु कथा, कविता, सब पर समीक्षाएं लिखी हैं। उसका प्रकाशन रचनाशीलता का गणित एक आलोचनात्मक पुस्तक के रूप में अवतरित हुई बहुत है। बढ़िया। जी। तो मतलब कवि तो एक अंदर था, जी। बस उसको पहचानने की देर थी। जी जी। क्योंकि ये सब जैसे आप कह रहे हैं कि संग्रह आपके पास पहले ही था, पर आपने प्रकाशित बाद में किया। प्रकाशित बाद में किया। तो आपकी तो बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें आपने कविता लेखन भी किया है, आपका रुझान है। आपका प्रेरणा स्रोत, जैसे आपने बताया कि आपके नाना जी थे, घर जी। में ऐसा माहौल था जी। तो आपके हुए, बट आप आज के आधुनिक या किसी परंपरावादी कवि को आप फॉलो करते हैं? परंपरावादी कवि को हम फॉलो जरूर करते हैं। हम मुक्तिबोध से हम बहुत प्रभावित हैं। मेरी एक लंबी कविताएं अभी आई है ब्रह्म राक्षस से, जी। उन्होंने लिखी थी। तो मुक्तिबोध अंधेरे में, तालाबों में, नदियों में, पहाड़ों में, हर जगह जी। वो वो एक खोज करते हैं, एक बिंब बनता है, एक फैंटेंसी है उनकी कविताओं में, गजब की फैंटेंसी। आप उनको एक फॉलो करते हैं, एक सकारात्मक, एक रचनात्मक प्रतिभा है जी। जो आम आदमी की है, आम आदमी की त्रासदी है, एक सौंदर्य है, एक संगीत है, और हम लोग सुविधा भोगी होकर ये सब विस्मृत कर रहे हैं। देखने का नजरिया है, देखिए जी। कवि के। जी। बिल्कुल। उनकी कविताओं में फैंटेंसी है। जी। तो आपकी इतनी रूहानियत भरी जो आप कविताएं, आप साहित्य लिखते हैं, उसमें से कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आप? ये मैम मेरी पहली ही पुस्तक उम्मीद की लौ से लिया गया है। इस कविता का टाइटल था तीसरी क्लास। इन ऊंची अट्टालिका में मेरा दम घुटने लगा है, मैं अब इन्हें तोड़ देना चाहता हूँ। लान में लगी रबड़ की घास को उखाड़ फेंक देना चाहता हूँ। अब मैं और बाजार से मिट्टी के घड़े खरीद कर पक्षियों को पानी पिलाने का नाटक नहीं कर सकता
और मैं अब रोज डिनर मैरिज समारोह में भाग नहीं ले सकता। क्या बात है। मैं अब गाय के लिए अपने लिए एक छोटा सा घर ही बनाना चाहता हूं। बाहर मिट्टी खेत से जुड़ा रहना चाहता हूं। अब मैं अपने आप से मौलिक प्रत्यक्ष रहना चाहता हूं। अब मैं यज्ञ नहीं, मंदिर नहीं, गुरुद्वारा नहीं, आयोजन नहीं, पार्टी नहीं, परपंच नहीं, हवन होना चाहता हूं। अब मैं अपने लिए कोठी नहीं, घर चाहता हूं। अब मैं इधर उधर नहीं, अपने निज में उतरना चाहता हूं। अब मैं जड़ता, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, एक मत, बहुमत, इस्लाम, सनातन धर्म से उठकर समय को पकड़ना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। अब मैं छलावे और भ्रम की जिंदगी से उबर जाना चाहता हूं। अब मैं असल झोपड़पट्टी के रहस्यों को समझना चाहता हूं, जहां सालों साल बसंत, रोज प्रेम स्नेह, मैं उसी घर की तरह औसत दर्जे का घर बनाना चाहता हूं। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत रचना है। जहां छोटी छोटी बगिया गाय चरे, फल फूल उगे, संगीत उठे। मैं अब इन बड़ी बड़ी एलईडी माइक कनेक्शन को काट देना चाहता हूं। मैं अब इसी मिट्टी में छोटे से घर उपवन में चैन की सांस लेना चाहता हूं। अब मैं धीरे धीरे नीचे ही उतरना चाहता हूं। अब मैं बाहरी हस्तक्षेप से दूर रहना चाहता हूं। अब मैं सूरज, चांद, तारों, नन्हे सुमन, बच्चों, दादी, बुजुर्गों के बीच में असल जीवन में समय की कदर करना चाहता हूं। अब मैं सारे उपक्रम को नापना तौलना चाहता हूं। अब मैं सिर्फ केवल अपने मूल अस्तित्व को समझना चाहता हूं। अब मैं अपने निज आत्म, अपने घर में लौट जाना चाहता हूं। बहुत ही खूबसूरत रचना है दलीप जी, बहुत ही खूबसूरत। जी धन्यवाद। आकर्षित करती है और बहुत व्यंग है आपकी कविता में। जैसे आपने कहा कि मैं कोठी नहीं, घर चाहता हूँ, जी, जी। मैं अपने बुजुर्गों के साथ रहना चाहता हूँ। जी, तो जी। बहुत ही खूबसूरत है। हम यही कहते हैं कि जो हमारी भावनाएं हैं वही कलम तक निकलती हैं, जी, जो वही हम निकल- सोचते हैं। बिल्कुल। तो आपने सामाजिक कृतियों के बारे में भी लिखा है। सामाजिक विसंगतियों के बारे में, और मेरी जो समय की नब्ज को जो पकड़ती है, मैं समय हूँ, अभी हाल में ही प्रकाशित हुई है। जी मैं उसकी कहो एक पंक्तियाँ सुना दूँ। जी, ज़रूर सुनेंगे। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि बहुत आश्चर्य की बात है कि दलीप जी एक व्यवसाय करते हैं, बिजनेसमैन हैं, जी। और ये बिजनेसमैन होकर भी एक बहुत अच्छे कवि और लेखक हैं। मुझे भी आश्चर्य हुआ है, तो मैंने भी इनसे यही पूछा कि आपका व्यवसाय बहुत अलग है, तो आप कैसे समय निकाल पाते हैं, आप कैसे काम करते हैं? जी, मैं संघर्षों में, वही तो कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष है इस व्यवसाय में। जी 10 बजे गाड़ी आना, फिर इसको चढ़ाना, फिर घर वापस जाना। तो मेरा मानना है ना, लेखन जो है आत्मा की औषध है, जी जी और लेखन से समाज को, युवा वर्ग को, सबको जागृत किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और लेखन ऐसी कला है कि इसमें सौंदर्य, संगीत सब उभर कर आ सकता है। अगर आजकल की युवा वर्ग पठन पाठन की तरफ बढ़ें तो निश्चित तौर से समाज हमारा समृद्ध होगा। और पहले सबसे प्रथम अगर परिवार समृद्ध है, बिल्कुल बिल्कुल, घर से देखिए ही दुनिया शुरुआत बहुत होती बड़ी है। है मैम, जी बिल्कुल सही हर कहा। जगह पहुंचना संभव नहीं नहीं है। है। लेकिन हम अपने मूलभूत अपने विचारों को अगर अपने आस पड़ोस में ढूंढ पाए, कर पाए। उसको उतना ही कर जाएं तो वही बहुत है, पर्याप्त है। अगर हम अपने आप में आत्मशोधन करेंगे, आत्मसृजन करेंगे, संगीत सौंदर्य से जुड़ेंगे, जी परिष्कार करेंगे, तो निश्चित तौर से हमारा समाज, हमारा पड़ोस भी ऐसे होगा। तो हम मेरा बदलाव ला मानना- पाएंगे। जी, मेरा मानना है कि पहले हम अपने आप से शुरुआत करें तो निश्चित ही समाज में ये चीज़ जाएंगी,
तो अभी आप कह रहे थे जैसे तो अपने कहते हैं कि द चेंज बिगिंस एट होम, जी। कि सबसे पहले हम अपने को और अपने घर को सुधारें, तभी हम समाज को सुधार पाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे आपने बात की कि आपका व्यवसाय में बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष, बट आपको फिर भी इसमें से आपको आनंद मिलता है आनंद मिलता कि है। आप इतने संघर्ष के बावजूद भी अरे, आप लिखते हैं। आप समझिए कि मैं अगर 10 बजे पहुंचता हूँ, कभी कभी 1 बजे जग जाता हूँ, एक कविता मेरे मन में पनपने लगती है, लंबी कविता चढ़ पड़ती है, इस छोर से उस छोर तक, मुक्त बोध की कविता। यही एक अच्छे कवि की पहचान है। जी जी जी। तो मैं आपको एक कविता अपनी लेटेस्ट जो किताब है जी। अंधेरे में से, उससे मैं सुना देता हूँ। मैं समय हूँ, चूँकि इस पुस्तक का शीर्षक भी यही है। जी। तुम्हें जगाने की हर कोशिश में उम्र गुजार दी, जर्जर हो गया शरीर, तुम खेलते रहे अपने उन्माद में, एक गहरी निद्रा में या फिर स्वप्न में। पोथी पढ़कर लिखते लिखते भूल गए, शब्दों के भंडार में अपने गहन अनुभव से दुनिया को नापने में जंजाल को हर पल दावत देते रहे। बीत गए पल उत्सव के, बसंत के, आत्ममिलन के। अपने से हमेशा दूर रहकर तुमने खोजा पराया धन, पराया स्वप्न, पराई कविता के बीच अंत द्वंद्व में झूलते हुए एक्टिंग की ऑनलाइन कोशिश में, अपने की ऊंचाई नापने में अन्य के खाते से उधार लेकर, लेन देन के समाज में आश्रय लेकर अस्तित्वहीन जीवन के बीच तुम एक झूठे यथार्थ का लेबल लगाकर ठगते रहे समाज को, अपने आप को, समय को, क्योंकि आखिरकार मैं से दूर ना हो सके तुम। मैं जो हर एक में है। जी। मैं के अंदर प्रविष्ट भी ना हो सके, क्योंकि मैं ही समय हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात कही। सबसे बड़ी बात कविता की और एक अच्छे कवि की यही है कि वो व्यंग में समाज की जो है बात वो बता जाता है। तो बहुत ही आनंद आया आपकी रचना सुन के। तो दिलीप जी, जैसे आपने कहा कि आपने शुरुआत में पीएचडी स्टार्ट कर दी थी जी, तो फिर दोबारा मन नहीं हुआ उसको शुरू करने के लिए? मन मेरा कई बार हुआ जी। मैं अभी अपनी पत्नी जी को भी उलाहना भी देता हूँ जी कि मुझे पीएचडी करने नहीं दिया। घर की जिम्मेदारियों से। जी 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 जी। तो और अजय जी को भी लोग कहते हैं, लेकिन चलिए जो संजोग जैसे बनता है, संजोग जैसे बनता है वैसे होता है। मैम, तो दिलीप जी, आज देख रहे हैं हम आधुनिक हमारे जीवन में हमारा जो युवा वर्ग है, हमारी जो पीढ़ी है, वो इस अध्ययन से, साहित्य से, अपनी जड़ों से बहुत दूर जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। सब कुछ हमारा जो है सब कुछ ऑनलाइन है, मोबाइल पे है। बुक्स पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना, कोई काव्य रचना पढ़ना या ऐसी कवि गोष्ठियों में जाना, ये बहुत कम दिखता है। तो आपको क्या लगता है कि हमें अपनी युवा पीढ़ी को कैसे प्रेरित करना चाहिए? देखिए मैम, आजकल की युवा पीढ़ी जो अधिकांशता, मेरा तो मानना है 50% या अबव, जी, वो बड़ी टेक्निकल हो गई है। जी जी, टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गई, इतनी ज़्यादा वैश्विक बाजार में वो फंस चुकी है कि उसको समय ही नहीं है। ये नहीं कह सकते, आधुनिक तौर में वो चल रही है, लेकिन फिर भी जो संस्कार है, जी जी, धीरे धीरे खत्म होते जा वो रहे हैं। संस्कार खत्म होते जा रहे हैं और अधिकतर और शर्म की बड़ी कमी है। जैसे अपनी बात आपने शुरुआत में कहा था कि आपके बाबा का आपके ऊपर बहुत प्रभाव था, तो जैसे उनका रुतबा था आप उसे सहम जाते थे, जो आपके पूरे जीवन में आपके ऊपर प्रभाव डाला। बट आजकल वो नहीं है, बच्चों में हमें नहीं दिखता। नहीं है, वो अनुशासन नहीं है जी, और स्व अनुशासन नहीं है। मतलब आजकल के बच्चे बस मोबाइल जी और कंप्यूटर और आधुनिक चीज़ों में ज़्यादा बसीभूत है। वो हमारा तो मानना है कि अगर थोड़ी सी आध्यात्मिक या नैतिक या कुछ इस तरह की किताबें पढ़ें
जी जी तो जी, उनका जीवन जो है अच्छे सुदृढ़ हो सकता हो है। सकता है। तो आप जो भी आप कविताएं लिखते हैं, आपके लेख हैं, पुस्तकें हैं, तो आपका कुछ मुख्य विषय होता है? देखिए, मेरा 2 क्षेत्र हैं, एक कविता का क्षेत्र है, जी एक आलोचना का क्षेत्र है। जी तो हालांकि कहानियाँ भी लिखी हैं, जी लेकिन उसको अभी प्रकाशित नहीं करवाई है। तो मेरे जो पकड़ है, जैसे कि अभी एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, मुक्ति बोध पर ही केंद्रित है। अच्छा जी। तो मुक्ति बोध के बारे में ही मैं पूरा आर्टिकल, अपने ही निजी मौलिक रचनाएं होंगी मेरी, उस पर काम कर रहा हूँ। जी तो मेरा 2 ही हैं, एक कविता के क्षेत्र में है, एक आलोचना के क्षेत्र में है। आलोचना के क्षेत्र में और संपादन का भी काम मैंने किया है। जी ये किताब है एक आभासी दुनिया का सच, तो इसमें मैंने इसमें आपने एक आलोचक का काम किया है। जी ने 33 विद्वानों और साहित्यकारों के जी, लेखों को सम्मिलित किया है। सम्मिलित किया है। और इस जो सूचना क्रांति में तेजी जी। से बदलाव हो रहे हैं, जी, उनके प्रभावों की चर्चा की है। चर्चा की है, इसमें 33 विद्वानों के लेख सम्मिलित हैं, इसको संपादित किया है। संपादित किया है। जी तो हमारा ज़्यादातर मानना होता है कि जो एक कवि है या जो कोई लेख लिखता है वो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति होता जी, है। बिल्कुल। तो आपसे बात करके, आपसे परिचय करके मुझे बहुत लग रहा है कि आप बहुत सेंसिटिव टू लाइफ, जैसे हम जी, कहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आप ये मानते हैं इस बात जी को? जी, मैं बिल्कुल भावुक बहुत हूँ। भावुक है, संवेदनशील संवेदनशील है। बिल्कुल। तो वो हम अपनी घर पे हो, आप बाहर हो, तो व्यवसाय में हमें ऐसे संवेदनशील व्यक्ति नहीं हो चाहिए होते। तो आपको कभी लगता है कि जैसे आपने कहा कि संघर्ष है, उसमें मुश्किल आती है? बिल्कुल आती है। देखिए, हम पूर्ण व्यावसायिक नहीं हैं। जी, वही बात। हम बराबर कहते हैं, हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं तो कहते हैं कि आप पैसे नहीं लेते हैं, आपका नाम इतना ज़्यादा क्यों है, पांडे जी जहाँ जाते हो। जी मतलब व्यवसाय में भी मैं पूरी ईमानदारी बरतते हैं कि जो भी है जेन्युइन है वही लिया जाए। ऐसे लोग तो बहुत कम हैं आजकल की बिल्कुल। दुनिया में। तो वही मैं पूर्ण व्यावसायिक नहीं हूँ। नहीं हो। मेरी आत्मा लेखन या मेरी यूं कह दो कि मेरी लाइन ही ये नहीं थी। नहीं थी। शिक्षा के क्षेत्र में लाइन थी या कला के क्षेत्र में। शायद आप अध्यापक होते या जैसे पीएचडी कर लेते तो आप इसी क्षेत्र में आगे जाते। नहीं, शायद मैं हो सकता है सिनेमा की तरफ भी मुख हो जाता, क्योंकि मैं पीछे बचपन में नाटक भी किए थे। अच्छा जी। और रंगमंच से थोड़ा सा जुड़ा था। तो धीरे धीरे आपसे बातचीत करने में हमारे दर्शकों को पता चल रहा है कि आप में और क्या क्या है। जी जी जी। तो आपने नाटक किए हैं, आप उसके बारे में कुछ मैं बताएंगे? 2 नाटक लिखे थे, अजनबी अच्छा और 2 इंसान, आकाशवाणी के ठीक है, लिए ठीक है। रेडियो नाटक लिखे थे। अच्छा जी। जी। तो वो प्रसारण हुए? नहीं, प्रसारण तो नहीं हुए, वो हमारे उस समय कोर्स में सबमिट हुए थे। जी। तो जैसे कि आपने बात की कि जैसे हमारे सामाजिक कृतियां हैं बहुत सारी, जी जी। तो आप उसको भी जैसे समाज को संदेश देना है तो आप अपनी कविताओं के थ्रू या आप अपने लेख के प्रति आपको लगता है कि ये सामाजिक कृतियां कम हो सकती हैं ऐसे लेख लिखने से? बिल्कुल हो सकती हैं और हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर हम प्रयास करें, देखिए प्रयास करना अपना काम है जी और हर युग में संभावनाएं होती हैं। अब जो एक लेखक लिखता है, कवि लिखता है, उस समय की सबसे बड़ी कवि में ये होना चाहिए समय की नब्ज को पकड़ना। क्या चल रहा है आजकल क्या चला, इसके साथ साथ संभाव स्थित हाँ। भविष्य में क्या होने वाला है, वही वाकई में रचनाकार है। देखिए, हम बहुत देखते हैं कि आजकल की गुटबंदियों में और केवल ये किताबें बढ़ा लेना ही नहीं है। जी जी। आप कर्मशील रहिए, फल की इच्छा न रखिए, समाज के लिए कुछ कीजिए, आत्मिक सुधार के लिए कुछ कीजिए, तो संभव है कि आगे काम होंगे। तो हमारा तो मानना है कि अपना कर्म करो, फल की इच्छा न करो। जी। फल की इच्छा करेंगे तो आप घोर लिप्सा के शिकार हो जाएंगे। पांडे जी, आपकी बातें सुन के, आपकी रचनाएं सुन के इतना आनंद आ रहा है, मन तो कर रहा है आपसे बातचीत करते रहें। आपका इस कार्यक्रम में आने का, हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ने का, दर्शकों के साथ इतना अच्छा संदेश देने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहुत।